हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विद डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की थर्ड टेस्ट सीरीज का ये सेकंड पार्ट देखेंगे और हर प्रश्न को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें और बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यवर्ती उच्च भूमियों या मध्य भारत का पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उच्च भूमियों की सामान्य ढलान दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दूसरा दिया है मूसी नदी बेसिन इस क्षेत्र के अधिकांश भाग का विस्तार निर्माण करती है। तो अपन को बताना कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमि हो इसको ही मध्य भारत का पठार कहा जाता है। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कि उच्च भूमि की समान ढलान जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर होती है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व ना होकर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर होती है जो मध्यवर्ती होते हैं। तो इसका यानी पहला वाला गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि मूसी नदी बेसिन इस क्षेत्र के अधिकांश भाग का निर्माण करती है, तो मूसी नदी इसका नहीं करती, जबकि इसमें जो चम्बल नदी होती है यानी जो गज का निर्माण करती है यानी खाई का निर्माण करती है वो इस नदी की जो बेसिन क्षेत्र का अधिकांश भाग का निर्माण करती है। तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। मूसी नदी जो है वो कहाँ पर है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है और मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो अपन देखिए कि इसको अपन याद कैसे करेंगे। देखिए जो हैदराबाद यानी ऐसा लग रहा है जैसे हैदर यानी हड़बड़ा के आदमी भगता है जैसे, तो मूसी यानी मूसक और मूसी। तो अपन बोलते हैं ना चूहा चूहिया, उसी प्रकार मूसक और मूसी। तो मूसक जो होते हैं वो हड़बड़ा के भागते हैं और मूसी भी जो होती है वो भी हड़बड़ा के भागती है। यानी हैदराबाद होता है यानी हैदर करके भागती है यानी बहुत हड़बड़ा के भागती है। तो इससे याद हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। तो यानी जो मूसी होती है वो बहुत हड़बड़ा के भागती है यानी कि जो हड़बड़ा के मतलब कि हैदराबाद आ जाएगा और मूसी से मूसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सिंधु नदी तंत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक है। दिया है सिंधु नदी द्रोणी का क्षेत्र 3 देशों में स्थित है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो अपन देखिए कि पहला जो दिया था कि सिंधु नदी तंत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र जो है भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो सिंधु नदी तंत्र का यदि अपन कुल देखें तो इसका 11,65,000 के समथिंग इसका कुल आच्छादित क्षेत्र है। और इसमें से यदि अपन भारत में देखें तो भारत में 3 लाख के समथिंग इसका आच्छादित क्षेत्र है, जबकि यदि पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इसका 5 लाख के समथिंग जो आच्छादित क्षेत्र है यानी कि पाकिस्तान में इसका ज़्यादा कहलाया। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु नदी जो है द्रोणी का क्षेत्र जो है 3 देशों में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि इसका 3 देशों में ना होकर इसका है 4 देशों में स्थित है। 4 देशों में इसका स्थित है। तो अब हम देखें कि 4 देश कौन कौन से हैं। तो इनमें से यदि 4 देश जो है वो होंगे, पहला जो है अपने इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चीन और जबकि चौथा अफगानिस्तान होगा। तो इसमें जो 3 देश थे वो गलत है इसका, तो इसका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा केवल एक। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित स्थानीय पवनों पर विचार कीजिए। पहला सिरोको, दूसरा मिस्ट्रल, तीसरा फोन, चौथा चिनूक। तो उपरोक्त उल्लिखित पवनों में से कौन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही है। तो अपन देखिए कि जो इसका पहला दिया है सिरोको, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सहारा रेगिस्तान में जो होती है वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आती हैं। और दूसरा जो देखिए मिस्ट्रल भी है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये शुष्क और उष्ण रेत से भरी होती हैं। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है इसका फोन और चिनूक, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। फोन और चिनूक इसके गलत हो जाएंगे क्योंकि फोन और चिनूक जो होते हैं वो शीतोष्ण महाद्वीप में आते हैं, ना कि भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं। और जो ये फोन और चिनूक होते हैं ये कृषि के लिए बहुत सहायक होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो ये तापमान में 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर में हाई कर देते हैं, यानी इसलिए दोनों ये गलत हो जाएंगे यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 34, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पर निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी जीव सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था। ए उभयचर, बी मछली,
सी सरीसृप और डी स्तनधारी। तो इन्हें से बताना है कि कौन सा सही है। तो जो भूविज्ञानिक कालमापक्रम है इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो होता है समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि किस समय में कौन सा जीव उत्पन्न हुआ है, कब कौन सी घटना घटी। तो और इसमें अपन देखें कि जो कशेरुकी जीव है सर्वप्रथम उत्पन्न तो वो हुआ था मछली, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा मछली। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सुर्खियों में रहे त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला इसमें त्योहार दिया है और फिर बगल में राज्य दिया है। तो पहला दिया है रज पर्व जो है पश्चिम बंगाल, दूसरा जो है त्रिशूल पूरम जो है वो केरल का है, और जो तीसरा है अम्बुबाची मेला वो असम का है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा सही आंसर है। अब अपन देखिए कि जो रज पर्व है ये क्या पश्चिम बंगाल का है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रज पर्व है ये पश्चिम बंगाल का ना होकर ये उड़ीसा का है। और जो दूसरा है वो त्रिशूल पूरम जो है केरल का है, ये बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया है कि अम्बुबाची मेला असम का, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्बुबाची मेला के बारे में तो अपन ने पहले ही बात की थी, जो टेस्ट अपन ने लगाया था, टेस्ट नंबर फर्स्ट जो लगाया था अपन ने, उसी में ये आया था अम्बुबाची मेला। तो अब अपन देखें कि इसका ये तो गलत हो जाएगा, नहीं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर बी। लेकिन अब अपन इनको याद कैसे रखे रहेंगे ज़्यादा दिन तक? तो अब अपन देखते हैं इनके लिए ट्रिक। अब देखिए जो रज पर्व है ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो इसको देखिए अपन कैसे याद करेंगे। जो राजा लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं। रज पर्व यानी राजा का जो पर्व होते हैं, तो राजा क्या करेंगे? अपने पर्व में उड़ते रहेंगे, यानी उड़ीसा। तो उड़ने की बात आएगी, यानी राजा जो होंगे वो अपने पर्व में कैसे होते हैं? उड़ उड़ का बहुत खुशी मनाते हैं। तो राजा रज पर्व जैसे आएगा वैसे आ जाएगा उड़ीसा, यानी कि उड़ते हैं राजा। और त्रिशूल पूरम जो है वो कहाँ का है? केरल का। तो इसको कैसे याद करेंगे? त्रिशूल यानी कि ऐसे बात हो रही है जैसे कोई त्रिशूल यदि आपको यानी चुभाएगा तो आपको क्या होगा? दर्द होगा, यानी कि बहुत अजीब सा लगेगा आपको। उसी प्रकार यदि आपको करेला कोई खिलाएगा तो आपको बहुत कड़वा लगेगा। तो बस उसी प्रकार ये है कि जिस प्रकार जो करेला होता है वो बहुत कड़वा लगता है, उसी प्रकार जो त्रिशूल है वो भी एक कड़वे की भांति ही चुभता है अपन को। तो त्रिशूल यानी कैसा होगा? करेला की तरह होगा। तो इसलिए इसका ये आंसर यानी इससे याद हो जाएगा कि जो त्रिशूल होता है वो बहुत चुभता है, यानी बहुत कड़वा सा लगता है, यानी जैसे यदि कुछ चुभा देगा। तो ये हो जाएगा केरल। और अम्बुबाची तो अपन इसकी ट्रिक अपन पहले वाली वीडियो में देख लेते कि अम्बुबाची यानी कि इसमें बात हो रही है कि हम बाची, क्यों बाची? क्योंकि वो असम है। तो इसमें बोल रहा हम बाची यानी किताब की बात हो रही कि हम बाची क्या किताब, क्यों? क्योंकि वो असम है, इसलिए तो वो रखे हम बाची। ठीक, तो इसका यानी आंसर तो हो जाएंगे, इसके दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया था अपना आंसर नंबर बी, यानी 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला दिया है तापी, दूसरा माही, तीसरा दामोदर। उपरोक्त नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है ये बताना अपन को। पहला दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो अपन देखिए कि जो तापी इसमें का पहला दिया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तापी नदी होती है वो माही और तापी जो दो नदी होती हैं, ये दोनों नदी कहाँ से होती हैं? ये मध्य भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। और अपन देखिए जो दामोदर घाटी होती है ये कहाँ से होती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार के मध्य भ्रंश घाटियों हैं वहाँ पे, उससे प्रवाहित होती है। और इसमें एक नदी और आती है, यदि इसमें एक और आ जाती, यदि नर्मदा नदी आ जाती, एक और नदी यदि इसमें नर्मदा नदी आ जाती तो वो भी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो नर्मदा नदी होती है वो सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच से जो भ्रंश घाटी है उससे भी प्रवाहित होती है। तो यानी कि इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1, 2 और 3। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उत्थान पश्चिम से पूर्व की ओर है। दूसरा दिया है यह पठार भ्रंश और विभंग रहित है। तीसरा दिया है शिलोंग और कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार के ही विस्तार हैं। तो अपन को बताना है इनमें से कौन सा सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो अपन को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार, अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार वे होते हैं जो तिकोने टाइप के होते हैं, वही कहलाते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और जो इनकी ऊंचाई होती है वो ऊंचाई होती है 600 से 900 मीटर होती है, यानी प्रायद्वीपीय पठार। तो अब देखिए कि जो इनका समान उत्थान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये बिल्कुल सही है।
यानी पहला बिल्कुल इसका सही आंसर है कि इसका जो पठार है, इसका जो समान उत्थान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहला वाला बिल्कुल सही आंसर है। और जो दूसरा है कि यह पठार भ्रंश और विभंग घाटी रहित हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भ्रंश और घाटी से ही मिलकर आगे का निर्माण करती हैं। यानी पुनरावृत्ति जो चरण होता है उसका निर्माण यही घाटी भ्रंश और विभंग रहित सहित करती हैं, ना कि उसके रहित करती है। तो यानी दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि शिलोंग और कार्बी एंगलोंग पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के ही विस्तार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके यानी आंसर हो जाएंगे 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका केवल 1 और 3। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का या के उद्देश्य है या है। पहला दिया है भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत लाना। दूसरा दिया है बाढ़ और सूखे को कम करना। तीसरा दिया है वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु एक जन आंदोलन का सृजन करना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, अपन को सही देखना है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखें कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ही यही है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन आच्छादन का 33% करना। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका दूसरा दिया है कि बाढ़ और सूखे को कम करना, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ जो मृदा होती है अपरदन और मरुस्थलीय भूमि उसका भी विस्तार करना है। और जो तीसरा दिया है इसमें कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित, क्योंकि वन है तो वन तो वृक्षारोपण तो आएगा उसके अंदर, लेकिन इसमें दिया है जन आंदोलन, तो जन आंदोलन बिल्कुल जो जन आंदोलन दिया है वो भी बिल्कुल सही है। जन आंदोलन में मुख्य जो भूमिका है वो इसमें रहेगी, महिलाओं को महत्वपूर्ण इसमें माना गया है भूमिका महिलाओं की। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सौर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सभी ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह होते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं। तीसरा कह रहा है शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय प्रणाली पाई जाती है। तो इसमें से बताना कि आपको कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब हम देखिए कि जो सौर प्रणाली कहलाती है, ये क्या कहलाती है। जो सौर प्रणाली हमारे सौर मंडल जो है उसमें कई ग्रहों के एक से अधिक चंद्रमा यानी एक से अधिक उपग्रह उसके हो सकते हैं। तो यानी जो इसमें पहला दिया है कि सभी ग्रहों के एक से अधिक तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कई ग्रह ऐसे भी हैं कि जिनके एक भी ग्रह यानी एक भी उपग्रह नहीं होते। जैसे कि अपन मान के चले जो बुध हो गया और शुक्र हो गया, तो इन दोनों के क्या है एक भी ग्रह नहीं है। जैसे यदि अपन मंगल को देखें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिवोस है, फोबोस और डिवोस है, यानी मंगल के 2 उपग्रह। तो यानी कि एक से अधिक तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना कि यदि एक भी तो नहीं हो सकती किसी किसी की। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा कह रहा है कि सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी ग्रह नहीं घूमते पश्चिम से पूर्व की ओर, कुछ ग्रह घूमते हैं। उनमें से कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जिनमें से यदि अपन देखें जो पूर्व 2 ग्रह जो हैं शुक्र और वरुण जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, पहला वाला भी गलत हो गया। और अब अपन देखें जो इसमें तीसरा दिया है कि पहला दूसरा तो गलत हो गए थे, तीसरा दिया है कि शनि एकमात्र ऐसा, देखिए इसमें शनि जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय प्रणाली पाई जाती है। हालांकि ये बहुत यानी प्रचलित में रहा, यानी बहुत ज़्यादा ये रहा था कि जो यदि सबसे प्रसिद्ध अपन देखें तो शनि ही है जिसके चारों ओर वलय प्रणाली पाई जाती है। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे ग्रह हैं, जैसे अपन देखें बृहस्पति जो है इसमें भी पाई जाती है, बृहस्पति में भी अपन देखें तो इसके भी चारों ओर वलय थोड़ी बहुत पाई जाती है। शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, यानी इन सभी के पाए जाते हैं। तो इसमें बोला कि एकमात्र, तो एकमात्र नहीं है। यदि दिया होता कि शनि ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर प्रणाली पाई जाती है वलय प्रणाली, तो सही हो जाता है इसका। तो इसलिए इसके तीनों आंसर इसके गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत के राज्यों के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा पर रैंक निर्धारित करने हेतु जारी किया जाता है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है। दूसरा कह रहा है कि राज्यों का क्रम अनुपालन और साथ ही उपभोक्ता सशक्तिकरण के मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखिए जो सूचकांक है यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये क्या करता है, ये जो खाद्य सुरक्षा होती है उसकी रैंक को निर्धारित करता है। ठीक, तो अब इसमें पहला जो दिया है, इसमें कुछ जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि राज्यों का क्रम जो है अनुपालन और साथ ही उपभोक्ता सशक्तिकरण के मापदंडों पर निर्धारित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त भी जो इसमें जैसे खाद्य सुरक्षा प्रणाली हो गई और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हो गए, मानव संसाधन हो गए, ये भी इसमें आ जाते हैं। तो यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 41, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में घटित होते हैं। दूसरा बोल रहा यह बिंदु जहाँ से ऊर्जा निकलती है अभिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखिए कि भूकंप, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो भूकंप है, भूकंप क्या कहलाता है, यानी कि भूकंप का अर्थ होता है कि पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी का कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। और इसमें जो पहला दिया है कि सभी प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल में घटित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है अभिकेंद्र कहलाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिकेंद्र ना होकर जो ऊर्जा निकलती है उसको अभिकेंद्र ना बोल के उसको कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। तो यानी कि इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं फोकस बोलते हैं। तो यानी कि इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। अब अपन देखें कि जो भूकंप की जो घटित होती हैं तो वो कैसे, यानी भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप प्रायः जो ये खाई होती है, यानी जो महासागर और महाद्वीपों के जो किनारे में होती है, जो भ्रंश जिसको बोलते हैं, तो यदि जी एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि गमन करने लगती हैं तो फिर होता क्या है कि ये दोनों टकराने लगती है, और जैसे टकराएंगे तो क्या निकलेगी, इनसे एक ऊर्जा निकलेगी। जो ऊर्जा निकलती है वो एक तरंगों के रूप में निकलती है। इसीलिए जो भूकंप होता है वो यहाँ पे यदि मान के चलो, यहाँ पे यदि भूकंप आता है, जो केंद्र है इसका यानी फोकस जिसको बोलते हैं, उद्गम केंद्र जिसको बोलते हैं, तो यदि यहाँ पे भूकंप आया है तो इसीलिए जो इसकी ऊर्जा निकलती है वो तरंगों के रूप में, इसीलिए वो बहुत दूर दूर तक इसका अपन को पता चलता है कि भूकंप आया, तो भूकंप के झटके अपन को महसूस होते हैं बहुत दूर दूर। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल एक हो जाएगा। अपन चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स हेतु आरंभ की गई नई योजना पीएम स्वनिधि यानी PMSBA निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपने आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है ऋण लेने के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कह रहा है कि इसे वित्तीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। तो अपन को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला बता रहा है कि पहला ए नंबर है केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि जो पीएम स्वनिधि फंड है ये क्या है, पीएम स्वनिधि योजना, इसके बारे में पथ विक्रेताओं के बारे में बिल्कुल ये जो पहला बता रहा है, पहला क्या है कि यह पथ विक्रेताओं को लॉकडाउन में छूट देने के पश्चात अपने आजीविका गतिविधियों को पुनः आरंभ करने के लिए ब्याज मुक्त नहीं है। हालांकि इसमें ब्याज मुक्त ना होकर इसमें किफायती ब्याज की बात की गई कि यानी कम से कम ब्याज लगेगा, लेकिन मुक्त ऋण पर सुविधा नहीं दी गई, यानी किफायती ब्याज इसमें लगेगा। तो यानी पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब अपन देखें कि पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ऋण लेने के लिए किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल सही, यानी कि किसी भी प्रकार के आपको पट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। संपार्श्विक यानी जो पट्टा होता है, यानी घर की जो जमीन के कागज होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको इसके लिए थोड़ी बहुत जो मान के चलिए जैसे आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह के आप जो प्रतिभूति वो आप दिखा के, पर्चा पत्र दिखा के, ये सब आप KYC करवा के आप बिल्कुल ऋण ले सकते हो। और इसे जो ये कह रहा कि
और इसमें जो है कि इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, यानी कि इसका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया, बल्कि इसको आवासन और और जो तीसरा है इसे वित्त मंत्री द्वारा आरंभ किया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। पहला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे यहाँ पे आ गया मुक्त ऋण, यदि यहाँ किफायती ऋण होता तो ये सही हो जाता, इसलिए पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, यानी आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है? ए अंटार्कटिका प्लेट, बी कॉकस प्लेट, और तीसरा है अरेबियन प्लेट, तीसरा अरेबियन प्लेट, चौथा दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। तो अब अपन देखें इनमें से सही आंसर इसका क्या, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, ना कि है। तो अपन देखें कि अंटार्कटिका ये तो है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें बोला कि कॉकस प्लेट ये नहीं है, तो यानी इसके लिए आंसर ये वाला सही हो जाएगा। और जो अरेबियन प्लेट है ये भी बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला भी इसके लिए सही हो जाएगा। और जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है ये वाला बिल्कुल यानी प्लेटें हैं, विवर्तनिक प्लेटें हैं, तो इसका यानी आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी की केवल 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन देखिए कि जो टेक्टोनिक प्लेट होता है तो ये क्या कहलाता है, यानी ये एक ऐसी प्लेटें होती है जिन्हें अपन कहते हैं स्थानीय मंडल प्लेट भी कहा जाता है इनको। और ये जो होती है ठोस चट्टानों का एक विशाल होती है और अनियमित आकार का एक खंड भी होता है, जो सामान्यतः महाद्वीप और महासागरों स्थल मंडल से मिलकर बना होता है। इस प्रकार अपन देखें कि जो प्लेट का अधिकांश भाग जो होता है महाद्वीपीय होता है, महासागरीय होता है। 44, लोग मृत सागर यानी डेड सी में क्यों नहीं डूबते हैं? ए समुद्र में समुद्री प्राणियों की उपस्थिति के कारण, बी मृत सागर का कम तापमान तैराकों को अधिक उत्प्लावकता प्रदान करता है, सी मृत सागर में नमक की अत्यधिक सांद्रता जल के घनत्व में वृद्धि करती है, डी थर्मोक्लाइन यानी तीव्रता परिवर्तन की गहराई मृत सागर में सतह के पास ही अवस्थित है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसका सही कारण है। तो अपन देखिए कि जो समुद्री प्राणी की उपस्थिति ये तो बिल्कुल गलत है, और जो इसमें बोल रहा है कि मृत सागर जो है वो कम तापमान यानी तैराकों को अधिक उत्प्लावकता प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सी नंबर दिया है, मृत सागर में नमक की अत्यधिक सांद्रता के कारण जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो तैरते हैं सागर में, वो डूबते नहीं हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, घनत्व में वृद्धि के कारण। क्योंकि जिस प्रकार जो बर्फ होता है, बर्फ जो जल में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है जल की अपेक्षा, ठीक इसी प्रकार जो लोग होते हैं, लोगों का जो वहाँ लोग होते हैं उनका जो घनत्व होता है वो उस सागर की अपेक्षा वहाँ पर कम होता है, इसलिए वो वहाँ डूबते नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, पर्वतीय वनों यानी माउंटेन फॉरेस्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इन वनों में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे ओक और चेस्टनट समान रूप से पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इन वनों में पाए जाने वाले प्राणियों के बाल घने होते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत में ये वन जो है हिमालय और उत्तर पूर्व भारत की दक्षिणी ढालों को आच्छादित करते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि पर्वतीय वनों का निर्माण कैसे होता है। पर्वतीय वनों का निर्माण कब होता है? जब अपन हाइट यदि बढ़ती है और तापमान क्या होता है, घटता है, तापमान टेम्परेचर यानी कि जब घटता है तब पर्वतीय वनों का निर्माण होता है। तो अपन देखें कि इसमें होता यूं कि जो पहला इसमें दिया है, इसमें देखें कि इन वनों में सदाबहार चौड़ी पत्ते होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ओक और चेस्टनट सामान्य रूप से पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही पहला। और जो दूसरा कह रहा है कि इन वनों में पाए जाने वाले प्राणियों के बाल घने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे प्राणी इसमें बहुत से हैं, जैसे कि अपन देखें जंगली भैंस हो गया, खरगोश हो गया, और तिब्बती बारहसिंगा हो गया, याक हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके बहुत घने बाल होते हैं। और अपन आप तीसरा देखिए कि भारत में ये वन जो है हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत की दक्षिणी ढालों को आच्छादित करते हैं यानी ढाके रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि इसके सही सभी आंसर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 46, रटेन और लियाना कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों के प्रकार हैं। ये निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? ए उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, बी शीतोष्ण घास भूमियों में, सी आर्कटिक क्षेत्र में और डी विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा इसका सही आंसर है। जो रटेन और लियाना है ये विशिष्ट प्रकार की तो प्रजातियां हैं वनस्पतियों की, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती हैं, आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये वाताग्रोह के साथ साथ निर्मित होते हैं। दूसरा है ये स्थल और जल दोनों पर विकसित हो सकते हैं। तीसरा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो ये जो है वाताग्रोह के साथ साथ निर्मित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि ये स्थल और जल दोनों पर विकसित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि ये दोनों जगह विकसित हो सकते हैं। इसका तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, बल्कि इसका उल्टा है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी जलमग्न संरचना की उत्पत्ति ज्वालामुखी है? पहला जलमग्न कैनियन, दूसरा समुद्री टीला, तीसरा मध्य महासागरीय कटक। तो अपन को इनमें से बताना है कौन सा सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। ज्वालामुखी में जलमग्न, यदि जलमग्न आया तो जलमग्न कभी नहीं आएगा उसमें, तो नहीं पहला वाला तो गलत हो जाएगा। अब समुद्री टीला बिल्कुल सही है और मध्य महासागरीय कटक बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी केवल 2 और 3। अब अपन देखें कि समुद्री टीला क्या कहलाता है। समुद्री टीला वे कहलाते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 3000 से 4500 मीटर तक रहती है, जिसकी ऊंचाई वो कहलाते हैं समुद्री टीला। और ये होते क्या है कि बहुत नुकीले शिखर वाले पर्वत वाले होते हैं, बहुत नुकीले वाले, जो समुद्री तल से ऊपर की ओर उठे होते हैं। यहाँ समुद्र तल है तो यहाँ से ऊपर की ओर ये उठे होते हैं, वो कहलाते हैं समुद्री टीला। और अब अपन देखें कि जो मध्य महासागरीय कटक क्या कहलाता है, तो मध्य महासागरीय कटक वो कहलाते हैं जो जलमग्न पर्वत श्रृंखला होते हैं, जो प्लेट विवर्तनिकी द्वारा निर्मित होते हैं। और अपन देखें कि जो जलमग्न है ये नहीं है इसका आंसर, क्योंकि जलमग्न आया है इसलिए ये नहीं, क्योंकि ये जो होती हैं एक भी आकार की, जो जलमग्न कैनियन होते हैं ये एक भी आकार की खाड़ी होती है, ना कि किसी प्रकार की ज्वालामुखी होती है। और ये कैसी होती है? एक सर्पीली कार की होती है। यानी कि पहला वाला इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी केवल 2 और